लोकसभा से वो बिल पास हो गया जिसका पास होना नामुमकिन सा माना जा रहा था। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि वो सभी पार्टियों के लिए वोट बैंक का मुद्दा था। इस देश के साधु संत और आम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जब आपके वोट बैंक का मामला आया तो आपने 2 दिन में नामुमकिन सा बिल भी पास करा लिया। अयोध्या विवाद पर ऐसी पहल क्यों नहीं की जाती है? राम मंदिर को लेकर ऐसा कुछ क्यों नहीं होता है? खैर, पेच कहीं है, लेकिन राम मंदिर को लेकर तारीख पर तारीख का मामला इतना बढ़ता जा रहा है कि न्याय की उम्मीद में बैठे लोग निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। आज फिर से एक तारीख और पड़ गई। आज क्यों एक और तारीख पड़ गई, पहले उसे समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल आज सुबह सुनवाई के लिए जैसे ही संविधान पीठ बैठी, मुस्लिम पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने 2 सवाल उठाए। पहला सवाल उठा कि संविधान पीठ में जस्टिस उदय ललित की मौजूदगी को लेकर। दूसरा सवाल था कि संविधान पीठ के गठन का फैसला न्यायिक हो, न कि प्रशासनिक। इसके तुरंत बाद जस्टिस ललित ने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया, अपने आप को रिक्यूज कर लिया। लिहाजा सुनवाई के लिए अगली तारीख मुकर्रर कर दी गई। पिछले 69 साल से अलग अलग कोर्ट्स में अयोध्या मामले की हर सुनवाई पर कमोबेश ऐसे ही तकनीकी पेच मामले की सुनवाई को स्थगित करवा देते हैं। हालांकि 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का लैंडमार्क ऐतिहासिक फैसला आया था। अब सवाल यह है कि जब आरक्षण के लिए 2 दिन में बिल पास हो सकता है तो राम मंदिर के लिए पहल क्यों नहीं हो रही है? हम इस पर बहस करें उससे पहले आपको कुछ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हम दिखाना चाहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी कि 20 साल पहले वो कौन सा ऑर्डर था जो आड़े आया आज सुनवाई में और जिसके बाद जस्टिस ललित को अपने आप को इस मामले की सुनवाई से अलग करना पड़ा, रिक्यूज करना पड़ा? हमें दिखाएं और समझाएं। देखिए, ये 1997 में इसी मामले से संबंधित एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन थी जिसमें जस्टिस ललित, जो उस समय वकील थे, वो अपीयर हुए थे। आज मामले की सुनवाई के दौरान डॉक्टर राजीव धवन, जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए थे, उन्होंने यही बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले में, चूंकि क्रिमिनल मामले में जस्टिस यूयू ललित पेश हो चुके हैं, उसके बाद जस्टिस यूयू ललित ये तय करे कि वो, कहने का मतलब यही था कि वो इस बेंच में रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो ऑर्डर जो था 1997 में, उसकी कॉपी इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव है, जिसमें साफ तौर पे ये लिखा है कि जस्टिस यूयू ललित 1997 में इस मामले से संबंधित एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट में पेश हुए थे। लेकिन आज जो जस्टिस सीजीआई का ऑर्डर आया है आंचल, वो बिल्कुल साफ है। अगर आप ऑर्डर का पहली लाइन देखें तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि आज बेंच इसीलिए बनाई गई थी ताकि आगे की सुनवाई की रूपरेखा तय हो सके। लेकिन डॉक्टर राजीव धवन ने 2 यहां पर ग्रीवांसेस थे, उसको प्लेस किया और उसके बाद मामले की सुनवाई 29 जनवरी के लिए टाल दी। लेकिन आपको ध्यान में रखना होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है आज का, उसमें भी उन्होंने साफ तौर पर रजिस्ट्री को कहा है कि ये मामला पूरी तरह से सुनवाई के लिए तैयार है या नहीं। इसकी रिपोर्ट जो एक नई संवैधानिक बेंच बनेगी 29 जनवरी को, जो इस मामले की सुनवाई करेगी, उसके सामने वो पेश करें। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को यह भी देखने को कहा है कि जो 15 बड़े बड़े संदूक में जो दस्तावेज रखे गए हैं, जिसमें 88 लोगों की गवाहियां हैं, जो तकरीबन 13,000 पन्ने में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का जो ऑर्डर है वो 8,000 पन्नों से है। और इसके अलावा जो दस्तावेजों का काम है, जो अलग अलग भाषाओं में है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, इनके ट्रांसलेशन का काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, और उसके बाद वो कोर्ट को बताए। कोर्ट यहां पर पूरी तरह से मामले की सुनवाई के लिए तैयार है। चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि कोर्ट कब से इस मामले की सुनवाई के लिए तैयार हो जाएगी, मतलब फाइनल बहस के लिए, यह भी रजिस्ट्री को बताने के लिए कहा है। इसका मतलब साफ है कि सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो इस मामले को अब जल्द निपटारा करना चाहते हैं। लेकिन दिलचस्प ये है आशीष कि आज 13 पन्नों का ऑर्डर पास हुआ है, एक और तारीख मिली है और सुनवाई भी शायद 13 मिनट नहीं चल पाई क्योंकि कोई ना कोई कानूनी अड़चन या फिर पेच हमेशा फंसता चला है। आशीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी पर हम चर्चा करेंगे कि 10% ईडब्ल्यूएस कोटा 2 दिन में कानून बन सकता है इस देश में, तो फिर इस मामले की सुनवाई 70 साल तक क्यों लटकती चली आ रही है, क्यों कोई फैसला नहीं हो रहा है, इस पर करेंगे बड़ी बहस। हमारे साथ
साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। हरिशंकर जैन जी जाने माने वकील हैं, वो जुड़ रहे हैं, वो राम मंदिर की तरफ से लड़ रहे हैं, हिंदू पक्ष की तरफ से लड़ रहे हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मौलाना साजिद रशीद साहब हैं, हमारे साथ अतीकुर रहमान साहब बॉम्बे से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे, गेस्ट, उनका भी तारुफ कराऊंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। जवाब तो देना ही होगा ब्रेक के उस पार। फिर से आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे चर्चा की। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर आज भी देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई और कुल मिलाकर वही हुआ जो अब तक होता आया है, एक और तारीख मिल गई। रशीद साहब, आपसे पहला सवाल, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं आप, कि आपके ऊपर लगातार हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट से बाहर निकलने के बाद भी आरोप लगाया कि बहाने पर बहाना है, आपका असल मकसद सिर्फ सुनवाई को टलवाना है। जवाब। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं साफ तौर से, आधा सच लेकर ये लोग बाहर निकलते हैं और वो एक्सपोज हो जाता है। आज भी ये आधा सच लेकर बाहर निकले। इन्होंने कहा कि साहब राजीव धवन ने उन पर ऐतराज किया इसलिए वो पीठ से अलग हो गए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा, जरूर कहा कि हाँ, ये आदमी कल्याण सिंह के मामले में वकील थे, एक क्रिमिनल केस में वकील थे, चूंकि उनको 1 दिन की जेल हुई थी उस बात को लेकर। लेकिन चीफ जस्टिस ने बाकायदा राजीव धवन से ये पूछा कि क्या बेंच में इनको रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, तो राजीव धवन ने यह भी कहा कि मुझे कोई एतराज नहीं है। यानी आप सवाल खड़ा कर दें और ये ओपन एंडेड छोड़ दें कि कल को ऐतराज हो जाए, 3-4 महीने बाद आप जग जाएं अचानक से। मैडम, ऐतराज मतलब ललित साहब को एक टिप्पणी कर देते, उसके ऊपर आप सवाल खड़ा कर देते, ये तो बड़ा अजब है ना। पहले आप सवाल उठाएं और उसके बाद बोले हमें ऐतराज है या नहीं है, ऐतराज खड़ा करना ये मेरा लीगल अधिकार है। वो लीगल अधिकार की वजह से उन्होंने ऐतराज किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इनको बेंच से हटाया जाए। अच्छा रशीद साहब, मुझे बताएं कि पिछले साल यही आर्ग्यूमेंट हुई थी ना, मुस्लिम पक्ष चाह रहा था कि मामले की सुनवाई संविधान पीठ करे, हाँ या ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुस्लिम पक्ष ने बाकायदा ये कहा, डॉक्टर राजीव धवन ने कहा कि इस मामले की सुनवाई क्योंकि इस्माइल फारूकी मामले से जुड़ी हुई है, संविधान पीठ को सौंपा जाए। आपने ट्रिपल तलाक और निकाह का उदाहरण दिया, नहीं, आपने ये मांग की जिस मांग को ठुकराया गया, और आज की तारीख में आप फिर से कह रहे हैं जब संविधान पीठ बन गई तो आप कह रहे हैं कि गठन का ऑर्डर प्रशासनिक हुआ, तो इसको ये सिर्फ कानूनी दांव पेच फंसाने वाली बात नहीं मानी जाए। अगर आप किसी भी एक वकील का नाम लेकर ये कहना चाहते हैं कि कोर्ट जो है एक वकील चलाता है, तो आप कहीं ना कहीं कोर्ट की विश्वसनीयता जो है उस पर कहीं ना कहीं सवाल लगा रहे हैं। हम कुछ नहीं कह रहे, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक वकील कोर्ट को नहीं मोड़ सकता, एक वकील कोर्ट को चलने के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता कि आपको कब चलना है, कब नहीं चलना है, कब इस पर फैसला देना है, कब नहीं देना है। ये कहीं ना कहीं आप इस पर फैसला देना है, कब नहीं देना है, ये कहीं ना कहीं आप लोगों का विश्वास कम है कोर्ट के ऊपर। जब आप कहते हैं कोई मतलब नहीं है, आप इसको जबरदस्ती उलझा रहे हैं। हरिशंकर जी, 1 मिनट, हरिशंकर जी, क्या इन्होंने बोला था पिछले साल? एक रिबटल आपकी तरफ से पिछले साल संविधान पीठ के पास भेजा जाए, ये मामला इन्हीं की दलील थी ना? इस पर 3 महीने आर्गुमेंट चला, बहुत लंबी बहस चली, रिकॉर्डेड जजमेंट है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि राजीव धवन साहब ने सारे मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि इस केस का फैसला सुनवाई जुलाई के बाद हो, इलेक्शन के बाद हो, और ये संवैधानिक पीठ को भेजा जाए, 5 जज इसका फैसला करें और ये 3 जज न सुने। बाकायदा रिटर्न आर्डर से, लंबे 103 पेज के आर्डर से वो दलील खारिज हुई। ये कपिल सिब्बल ने कहा था। जी नहीं, कपिल सिब्बल ने 2019 की बात की थी, राजीव धवन ने कहा था। नहीं, डॉक्टर धवन ने कुछ और कहा था। और कपिल सिब्बल ने भी मुस्लिम पक्षकार की बात नहीं रखी थी, ये उनका अपना एक निजी सोच। नहीं, वो मुस्लिम वकील थे, मुस्लिम ऐसा नहीं है, नहीं कहा था उनको। वो मुस्लिम पक्ष के किसी एक पक्षकार की तरफ से खड़े होते हैं और ये बात कहते हैं, तो पर्सनल ओपिनियन कहाँ से आ जाता है? वो तो आप अगर अच्छा वकील ना रखें जो हमारा कहना नहीं था, आपको गलतफहमी है, कांग्रेस के प्रवक्ता की तरह बात करें तो आपकी समस्या है। देखिए, कांग्रेस रिटर्न जजमेंट है जिसमें बहुत लंबी बात हुई थी और ये खारिज हुई कि 5 जज को न जाए। आज जब हुआ तो कहा था 5 जज न सुने, 3 जज सुने। ये मुस्लिम पक्ष बार बार चाह रहा है कि केस किसी तरह टाला जाए। आप वकील होकर ऐसी बात करेंगे तो वकील होकर ऐसी बात करेंगे तो अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, झूठ की बहानेबाजी की न्याय हद है। 5 जरूरी नहीं है, 3 भी सुन सकते हैं, और ये लीगल पॉइंट है। नहीं तो पहले कह रहे हैं 5, लीगल पॉइंट है। पहले ये नहीं कहा कि 5 जज अगर सुनेंगे तो हम हियरिंग में नहीं आएंगे। 5 की बात उन्होंने ये भी नहीं कहा।
सर आप लीगल बात मुझे रखी ये है बताइए कि 5 ही क्यों 3 भी सुन सकते हैं, क्या चीफ इसमें बुराई क्या जस्टिस है? ऑफ इंडिया को आप ये बाकायदा सूची में देंगे, हम चाहते हैं ये 5 जज या ये 3 जज फलाने फलाने दिन फलाने तरीके से इस मामले की सुनवाई करें और ऐसा राजीव धवन ने कहा भी नहीं, न्यायपालिका चलेगी नहीं। आप तो कह रहे हैं ऐसा कहा भी नहीं, न हम कह रहे हैं। उन्होंने एक बात रखी कि 5 ही जज क्यों, 3 भी सुन सकते हैं। पिछले साल उन्होंने ही आर्ग्यू किया था कि मामले की सुनवाई 5 जज करें। अतीकुर रहमान जी 3 महीने तक मैराथन हियरिंग होती है पिछले साल, जिसमें खुद मुस्लिम पक्ष कहता है कि इस मामले की संविधान पीठ सुनवाई करे। आज संविधान पीठ का गठन हो गया तो ऑब्जेक्शन न सिर्फ एक जज को लेकर उठाया गया बल्कि ये भी कहा गया कि आपने 5 जजों को जिस तरह से संविधान पीठ में बनाया, ये प्रशासनिक ऑर्डर में बनाया, जुडिशियल साइड पे ऑर्डर होना चाहिए। एक के बाद एक ये बहानेबाजी क्यों हो रही है, सुनवाई टलवाने की कोशिश क्यों हो रही है, ये सवाल उठ रहा है। अब देखिए आपकी बात सही है, जो 5 जज वाली बात है वो बिल्कुल सही बात है। पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि जब ट्रिपल तलाक के मामले पर 5 जज हो सकते हैं तो ये इतने इम्पोर्टेंट अयोध्या के मामले पे क्यों नहीं। लेकिन दूसरी बात ये जो आ रही है कि जस्टिस अपने धवन साहब ने ये कहा कि ललित जी को नहीं होना चाहिए बेंच पे, ये बिल्कुल झूठ है, ये गलत बात है। पूरी तरह से डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की जो भी प्रथा है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक फैक्चुअल पॉइंट को बेंच की तरफ ध्यान दिलाया कि ये चीज आगे जाके भी कहीं कोई रोड़ा ना अटकाए, जिसको चीफ जस्टिस ने अच्छी तरह से तस्लीम किया, कबूल किया और जस्टिस ललित पे छोड़ा कि आप तय करिए कि आप बेंच पे रहना चाहते हैं। और जस्टिस ललित ने क्यों उसके लिए अपने आप को इसमें बताइए कि मुस्लिम पक्ष को आप किस तरह से कसूरवार ठहरा रहे हैं कि वो कहीं से कहीं तक भी मामले को डिले करना चाहते हैं। हरिशंकर जी पूरी तरह से कोर्ट के अंदर मौजूद थे, जो अतीकुर रहमान साहब ने कहा, और इसके साथ मैं सवाल जोड़ देती हूँ। मुझे ये बताएं कि अगर यही बात डॉक्टर राजीव धवन या मुस्लिम पक्षकार 3 महीने 4 महीने बाद टाइम बाय और डिले होने के बाद उठाते और फिर से बेंच का गठन होता, सारा मामला और डिले हो जाता, तो बड़ी साफ गोई से उन्होंने आज कोर्ट के संज्ञान में ये बात ला दी, तो आप उनके ऊपर आरोप क्यों लगा रहे हैं डिले का? देखिए ऐसा नहीं है, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, आरोप भी लगा रहा हूँ। कारण ये है कि जस्टिस ललित ने वाकई में कोई उसमें केस के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया था, केवल एक कंटेंट पिटीशन में अपियर हुए थे, उसके केस से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने इनडायरेक्टली बड़े ही सभ्य ढंग से और बड़े पोलाइट ढंग से कह दिया कि साहब उनको नहीं होना चाहिए। ऑल फेयरनेस में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, गलत फिर मिसकोट कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए, उन्होंने ये कहा कि कल्याण सिंह के मामले में अपियर हुए थे। नहीं, ये खुद डिसाइड कर और केस पर इसका प्रभाव हो सकता है। ये कहा था, एक अपनी राय रखी, लीगल राय रखी हुई, ये कहा था जस्टिस स्वयं डिसाइड, ये नहीं कहा कि नहीं होना चाहिए। अगर ये कहते कि नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस के जवाब में वो ये जरूर कहते कि नहीं वाकई को हटा देना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, उन्होंने कहा वो खुद डिसाइड कर लें उन्हें रहना कि नहीं रहना है। अच्छा, जाने के बाद कुल मिला के आज ये फैसला हो गया, आज ये फैसला हो गया कि संविधान पीठ एक बार मैं कहूँगा आपके साथ नाम है, आप झूठ बोलते हैं। छोड़िए अच्छा लगेगा। एक मिनट आप आस्था में बहकर जो है मिसकोट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं ऑर्डर एक काफी रखी है, पढ़ लीजिए। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। कुल मिलाकर आज अंततोगत्वा ये हुआ कि मामले की सुनवाई टल गई अब 29 जनवरी तक। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताएं कि जब 2 दिन के अंदर लोकसभा राज्यसभा में एक EWS 10% कोटे का बिल पास हो सकता है, तो राम मंदिर पूछेंगे कहाँ है तो आप बोलेंगे बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, क्योंकि आप कोई भी कारगर या सकारात्मक कदम तो उठा नहीं रहे हैं। आज बहुत सारे लोग प्रदर्शनकारी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुटे, उन्होंने कहा कि आप भी कुछ नहीं कर रहे हैं इस मामले में और आपने ठगा है राम भक्तों को। जवाब नहीं सर, नहीं सही बात है। सबसे सकारात्मक कदम जो है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड उठा रहा है, उसके बाद सकारात्मक कदम कपिल सिब्बल उठा रहे हैं, उसके बाद सकारात्मक कदम राजीव धवन उठा रहे हैं, उसके बाद सकारात्मक कदम जो है जो समग्र सर्वोच्च न्यायालय की न्याय प्रणाली है वो उठा रही है, और जो है मुस्लिम पक्ष यहाँ पर जो है सर, ना तो राजीव धवन ना मुस्लिम पक्ष मौजूद ने अपने मैनिफेस्टो में उनकी नहीं बात लिखा असत्य है, जो कोर्ट की सीमा से दूर दूर तक थे। नहीं, सुन लीजिए, मेरे पे मैं तो उत्तर चाहती है कि आपने उत्तर का तय कर रखा है। ध्यान से सुनो। अच्छा जी, आप अपना फैसला कर दीजिए, आप बता दीजिए, फिर मैं वो सुनता हूँ। नहीं, जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। मेरा उत्तर सुनने देंगे या आपने पूछा
यहाँ पर भी गेंद को कपिल सिब्बल और मुस्लिम पक्ष की तरफ भेज दिया। मैंने पूछा कि आपने सकारात्मक कदम क्या उठाया? आंचल जी, आप जो प्रश्न पूछेंगे, नहीं, मुझे जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देने का अधिकार है कि नहीं मुझे? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप उसे जो पूछेंगी उसका उत्तर देने का अधिकार आपने मुझे दे रखा है। अरे प्रेम शुक्ला जी, मैं डॉक्टर शास्त्री, हमारे साथ जीवीआर शास्त्री साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ गए हैं। शास्त्री साहब 1 मिनट रुकेंगे, मुझे पता है कि स्काइप के जरिए आप जुड़े, थोड़ा ऑडियो डिले का तकनीकी प्रॉब्लम है। प्रेम शुक्ला जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करें। हाँ जी, मुझे यस। अब देखिए, हमारे मैनिफेस्टो में यह है कि संविधान के दायरे में हम भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। संविधान के दायरे में क्या सर्वोच्च न्यायालय की हम सारी जो न्याय प्रणाली है बिल्कुल उसकी ना सुने और तत्काल कानून पास कर दें, ये मंशा, ये साजिद रशीदी की मंशा है, अतीकुर रहमान इसकी मांग कर रहे हैं क्या? नहीं, मेरी मंशा नहीं, यही चाहता है क्या? मैं कहता हूँ संविधान क्या है, तो हम कह रहे नहीं, हम कह रहे हैं स्वागत करता हूँ, नहीं मंशा ना, इसलिए सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, अब फिर आप सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बताइए, मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोल रहा था। तो आदरणीय तौर पर इसका उत्तर दिया कि हम संविधान न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो जाने दीजिए, और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के तत्काल बाद जो सरकार का दायित्व है कार्यपालिका का जिस दिन होगा, हम कार्यपालिका में संविधान के दायरे में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। तो मुझे कृपा करके बताइए कि अब हमारी मैनिफेस्टो को लागू करने का काम क्या सर्वोच्च न्यायालय की सारी जो उसकी अर्हता है, जो उसकी अपनी संवैधानिक अधिकार है, नहीं, आपने संवैधानिक अधिकारों पे अतिक्रमण करके इस तरह का निर्णय, तो क्या जो लोग जो है कल्याण सिंह जी के केस में खड़े हो जाने कारण, क्रिमिनल केस में जिसके जुरिस्डिक्शन से कोई लेन देन नहीं है, उस पर भी आशंका यूयू ललित पर कर रहे हैं, तो क्या भारत के संविधान पर, भारत के संवैधानिक लोकतंत्र पर, भारत की व्यवस्था पर छाती पीटते हुए उन अली मियां की तरह जो 92 में ढांचा ढहने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज तेल न दे, ये मांग कर रहे इस देश का मुसलमान। अच्छा, मैं ये समझी हूँ, मैंने आपसे सवाल सिंपल किया था प्रेम शुक्ला जी, सवाल बहुत सिंपल था कि आपने क्या सकारात्मक कदम उठाया, तो आपने दुनिया जहान के सवाल और उठा दिए। मैं अब मतलब मान के चलूं कि पहले संविधान के दायरे में देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला करेगी, उसके बाद आप सकारात्मक कदम उठाएंगे कि उसका ट्रांसलेशन आज तक किया ही नहीं। सकारात्मक कदम उठाएंगे, लेकिन टाइमिंग बहुत बाकी है। ठीक है, इधर रशीद साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं और शास्त्री जी, इस दस्तावेज को अनुदित करने का आज भी जिसको वेरीफाई करने पर जो है, आज भी राजीव धवन जिसको वेरीफाई करना चाहते हैं, सर आप फिर पास में चले। 7 वर्ष। प्रेम शुक्ला जी, रशीद साहब आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, फिर शास्त्री जी और विनोद प्रेम शुक्ला जी, सरकार में आप हैं, सरकार में आप हैं, मैं तो सरकार में हूँ ना कांग्रेस सरकार में, जनता की प्रति आप सारी बातें मेरे ऊपर, कांग्रेस के ऊपर क्यों डालते हैं? नंबर 1 सवाल। दूसरी बात यह है कि पौने 5 साल में आपने एक कदम जो मंदिर के लिए उठाया है वो देश को बता दीजिए। ये 2 सवाल है मेरे। जवाब प्रेम शुक्ला जी क्विकली, क्योंकि शास्त्री जी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, क्विकली। अरे हम तो बहुत साफ कह रहे हैं ना कि पहला मैंने कदम जो आपकी समझ के बाहर है, ट्रांसलेशन 2017 तक उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसमें मुल्लावादी अखिलेश सिंह यादव की सरकार बैठी थी, 7 वर्ष तक ट्रांसलेशन नहीं कराया। वो ट्रांसलेशन न हो तो केस की सुनवाई प्रारंभ नहीं हो सकती। ये आज भी राजीव धवन अब तो कोर्ट में खड़े होकर कह रहे हैं। दूसरा, हमने वहां शीघ्र सुनवाई की मांग, जिलावजी की बात है, उसने अटका दिया, उसने लटका दिया, कांग्रेस ने कर दिया, साजिद रशीदी ने कर दिया, जवाब कुछ है नहीं। महीने में योगी जी के आते कैसे हो गया? किसियानी बिल मुझे बताइए ना, योगी जी के आते नहीं किया, हिंदू महासभा किया है, 90 दिन हो गया। चक्रपाणी महाराज बैठे से, देखिए दिल्ली कुत्ता सुअर पाणी महाराज ने कराया आपके लिए, योगी जी ने नहीं कराया। आप दिल्ली कुत्ता सुअर घोड़ा नहीं कराया सर, चक्रपाणी ये भी झूठ आप बोल रहे हैं, योगी जी ने नहीं कराया, हिंदू महासभा ने। ठीक है, उनके पास जुड़ने की कोशिश करेंगे। शास्त्री जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शास्त्री जी आप क्या सवाल प्रेम शुक्ला जी से पूछना चाह रहे हैं? सुअर गधा, अरे सुन लीजिए ना, अरे शुक्ला साहब सुन तो लो है, बहुत ज्यादा तो आप नहीं बोल सकते। रशीद साहब 1 मिनट, हमारी बात तो प्लीज गो है। स्वागत है,
शुक्ला साहब ने जो तर्क दिया था, सकारात्मक तर्क जो दिया था, उसके ऊपर में थोड़ा सा अच्छी तरह मतलब बताऊंगा। वो ऐसा है, एक आरएसएस है, एक बीजेपी है और दूसरा हमारा प्राइम मिनिस्टर है। ये तीनों का तर्क देखिए, चुनाव की तर्क और राम मंदिर निर्माण का तर्क। चुनाव की तर्क आ जाए, तीनों एक ही लाइन में खड़े हो जाएंगे, आरएसएस, बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर। और जहां तक राम मंदिर की निर्माण की बात आ जाएगी, चुनाव में हम क्यों नहीं खड़े? और आपको आपत्ति नहीं? अरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी ना। गलत बात है। अब चुनाव पर गलत बात है। आप किसी को बोलने नहीं देते हो, आप दूसरों को बोलने नहीं देते हो। नहीं, चुनाव में जाना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। अरे सुन तो लो ना, मेरा कहना है चुनाव में हमें नहीं जाना चाहिए, ये आपका क्या कहना है? अरे सुन तो लो ना, सुन तो लो। आपका सीधा सवाल क्या है तो पूछिए शास्त्री जी। तो मेरा पूरा सुन रहा हूँ, लेकिन सवाल तो